हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आज आप लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखने वाले हो। इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिला होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपके वो चाहे बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो, ठीक है, सभी को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आप लोग जानते हो सामाजिक विज्ञान बहुत ही बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सामाजिक विज्ञान बिल्कुल भी नहीं पढ़कर आए हो तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप लोग बस इन्हीं प्रश्नों को देख सकते हो, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा, और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को देखना, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर जाके देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैंने आपको 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, 4 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय बताने वाला हूँ। और ये सब कुछ मैंने बताया था कि जो आपका पेपर का शेड्यूल है किस प्रकार से रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में, ठीक है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो में डिस्कस करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के सबसे पहले 5 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग 2022 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग 2022 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। अभी कुल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश और मैथ्स को नहीं शुरू किया गया है, जल्द ही वो भी शुरू कर दिए जाएंगे, चिंता मत करिए। तो ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल 100% फ्री में, ठीक है, 100% फ्री में करवाई जा रही है। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री रहता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक वीडियो आपको मिलेगी डेली की जो आपकी तैयारी को बेहतर करती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 5 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों को देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, आपके सामने दिख रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है आपके, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एक एक करके सभी प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा और आप लोग कमेंट करके रहिएगा किसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है वही मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्नोत्तर है हमारा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ, यानी कि जो राष्ट्रवाद है, यानी कि राष्ट्रवाद की जो प्रथा है वो किस देश से प्रारंभ हुई है, किस देश से प्रारंभ हुई है उसको हमें बताना है। कौन सा देश है जिससे प्रारंभ हुई, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह कौन सा देश है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में आपको बताऊंगा, आपको कमेंट करना कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले तो आप लोग तुक्का लगाओगे, फिर अगर आपका तुक्का सही निकल जाएगा तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ, क्या वह जर्मन है, क्या वह इटली है, क्या वह फ्रांस है, क्या वह इंग्लैंड है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको बोर्ड में दिए रहे होंगे, कोई आपको एक कर देना। अगर आप लोग सही कर ले गए तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो मैं करवा दूंगा, फिर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह देश है आपका फ्रांस, यानी कि फ्रांस का, समझ रहे हो कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले आपका कहाँ पर हुआ, फ्रांस में हुआ। तो आप लोग टिक लगा लीजिए, फ्रांस। जर्मनी में नहीं हुआ, इटली में नहीं हुआ, इंग्लैंड में नहीं हुआ, फ्रांस में हुआ, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वो हमारा फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके फालतू हो, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ना किसी सन में पूछे गए हैं, क्यों ना वो 15 में पूछा गया हो, 8 में पूछा गया हो, 16 में पूछा गया हो, ठीक है। और सभी 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, मैं स्टार नहीं लगा रहा हूँ लेकिन सभी 3 स्टार प्लस क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड हमारा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, आपको कमेंट करने के बताना है किस देश से था, ठीक है। जर्मनी से था, इंग्लैंड से था, सॉरी इटली से था, इंग्लैंड से था, फ्रांस से था, ठीक है। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था।
नेपोलियन का संबंध भी फ्रांस देश से था। किससे था? फ्रांस देश से। अब यहाँ राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह फ्रांस है, और नेपोलियन का संबंध जिस देश से था वह भी फ्रांस है। तो इसका मतलब जो ये नेपोलियन है वो जरूर ना जरूर राष्ट्रवाद की कहानी से संबंधित जरूर होगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, VVIMP, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है कि गैरीबॉल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? यानी कि गैरीबॉल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रिया के लिए संघर्ष किया था, क्या फिर इटली के लिए संघर्ष किया था, सॉरी ये गलत हो गया आपका, क्या इटली के लिए संघर्ष किया था, क्या जर्मनी के लिए किया था, क्या रूस के लिए किया था? तो आपको बताना है गैरीबॉल्डी था, उसने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इटली। यानी कि इटली के लिए उसने संघर्ष किया था। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए, इटली की राष्ट्रीय एकता के लिए उसने संघर्ष किया था। ठीक है, कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे इटली की। ठीक है, तो वह था आपका गैरीबॉल्डी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और सभी का स्क्रीनशॉट लेते रहना, एक एक स्किप वीडियो को स्किप कर देना बीच में, और सभी का एक एक करके स्क्रीनशॉट इजीली लेते रहना। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग खुद से ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गैरीबॉल्डी संबंधित था, यानी कि गैरीबॉल्डी जो था वो किस चीजों से संबंधित था? ऑप्शन हमारा है इटली के एकीकरण से संबंधित था, क्या फिर जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या फिर रूस की राज्य क्रांति से? तो ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो गैरीबॉल्डी था किससे संबंधित था, और ये आपका जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं और इस चैप्टर से, और ये इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक, अच्छे से समझना इसको। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चनों की। इटली के एकीकरण से संबंधित था, किसके? इटली के एकीकरण से। गैरीबॉल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? यानी कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? जो प्रशा के राजा थे विलियम प्रथम, उनको जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था। बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, देखिएगा कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। दिसंबर 1870 ईस्वी में, जनवरी 1870 ईस्वी में, जनवरी 1871 ईस्वी में, जनवरी 1872 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह राइट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी की ओर, यानी कि सी ऑप्शन नंबर हमारा है जनवरी 1871 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट सन 1871 ईस्वी में, यानी कि जनवरी सन 1871 ईस्वी में घोषित किया गया था। इस प्रकार से मैंने आपको 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। ठीक है, अब मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 2 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज इन क्वेश्चनों को जरूर से देखते रहिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के बनते हैं, और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, ठीक है, 3 या 4 कराऊंगा, वो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम नहीं लगाते हैं आप लोगों के लिए, देर हो जाएगी फिर आपको, है ना, तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग आपको कवर कराएंगे जो कुछ कवर होगा इस वीडियो में। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था? यानी कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण था कैसे हुआ और कब हुआ बता देना है, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं अथवा में कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? सबसे ज्यादा कार्य किसने किए? फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है 3 तरीके से, और लास्ट तरीका है कि जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? यानी कि जो आपका जर्मनी राष्ट्र था उसका जो प्रथम सम्राट था वह कौन घोषित किया गया था? लाइक इन तीनों आंसर का आपका एक ही आंसर है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का लाइक एक ही आंसर है। ठीक है,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्या आखिर में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भला, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो आंसर है वो है कि 1848, ठीक है, 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को मिलाकर निर्वाचित सांसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। यानी कि क्या किया गया था, प्रयास किया गया था, ठीक है, ये प्रयास लिखा हुआ आपका, ठीक है, प्रयास किया गया था। यानी कि 1848 ईस्वी में जर्मन, ठीक है, जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है, जो कि जर्मन के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग थे उनको मिलाकर एक राष्ट्र राज्य बनाया गया था, ठीक है, प्रयास किया गया था, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। और प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकृत, यानी कि राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया उसी समय, और उसी समय प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का भी नेतृत्व किया। इसके बाद क्या हुआ देखिएगा, इसके बाद प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। यानी कि जो ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, यानी कि प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, उनको इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, और इसीलिए उन्होंने जो था जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर पूछा गया था कि जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो लिखिएगा विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से लाइक आपके तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बन गया, और एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इजिली इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया बताना है हमको, ठीक है। तो लाइक इसका आंसर आपका बहुत ही इजी बन जाएगा आपका। 1871 ईस्वी में प्रशा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से देख सकते हो विलियम प्रथम को, ठीक, इसको विलियम प्रथम को, लाइक इसमें लिखा हुआ था विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसमें भी आंसर आपका हो जाएगा कि 1871 ईस्वी में प्रशा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है हमारा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अगर चैप्टर्स को नहीं पढ़ के जाते हो, ये क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हो, तो गजब मैं बता रहा हूँ आपके 85+ नंबर सामाजिक विज्ञान में लाने में कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई भी टीचर नहीं रोक सकता आपके 85+ लाने में इन क्वेश्चनों को देखने के बाद, ठीक है। तो 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए। यानी कि जो 1832 ईस्वी में कौन सी संधि थी जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। सन 1832 ईस्वी की वह संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो देखिएगा कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, एक ही लाइन का आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आपको इसको बोर्ड एग्जाम में लिखोगे वहां पर काफी बड़ी होगी, तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, और आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी कि एक ही लाइन में क्वेश्चन है। बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, कुश्तुनतुनिया याद रखना। आपको क्या याद रखना है, कुश्तुनतुनिया की संधि को नाम को याद रखना आपको। यानी कि 1832 ईस्वी की कुश्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यानी कि जो 1832 ईस्वी की कुश्तुनतुनिया की संधि थी, ठीक है, उसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी, ठीक है। बस इतना लिख के आ जाओगे और 2 मार्क्स गेन करके आ जाओगे बोर्ड एग्जाम में। कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा आपके कोई भी टीचर, ठीक है। 2 मार्क्स आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप को, यानी कि यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के जो क्रांतिकारी थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था 1815 ईस्वी के बाद, ठीक है। जो 1815 ईस्वी के बाद जो आपके यूरोप के क्रांतिकारी थे उनका मुख्य उद्देश्य था, चलिए देखते हैं मुख्य उद्देश्य उनका क्या था, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे तरीके से समझना भी। तो देखिएगा इसका जो आंसर है आपका वो है 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक रूप से राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था। केवल बस आपको यह वर्ड लिख देना है, राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था, और पूरा ऑप्शन जो आपका पूरा आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा कि 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया।
तो अब हम लोग देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चनों को आपने होप सभी से अच्छी तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा और नोट भी किया होगा, कॉपी बनाई होगी, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चलिए आप महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा, मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चन कह सकते हो, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये मैं आपको दो कराऊंगा और दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इन क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ना यार, जरूर से। ठीक है, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस क्वेश्चनों को जितने मैं बता रहा हूं सभी को, इस सीरीज को पूरे अच्छी तरीके से देखना। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देख सकते हो क्या है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास के लिए, जिन्होंने यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास, यानी कि जो इसने जिन उद्देश्यों ने यूरोप के राष्ट्रवाद को, ठीक है, यूरोप के राष्ट्रवाद को उत्पन्न किया, ठीक है, जागृत किया, ठीक है, उन 5 कारणों का या फिर 4 कारणों का हमें इसमें उल्लेख करना है। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, वेरी इजी आंसर है इसका कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। वो क्या कारण है उसको आपको आगे देखना होगा, फिर आगे वीडियो को भी देखना होगा। ठीक है, लाइक आपके 4 कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, देख सकते हो पहला फ्रांसीसी क्रांति है, ठीक है, दूसरा है औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, इसका ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कि रूमानीवादी का प्रभाव। किसका? रूमानीवादी का प्रभाव। ठीक है, अब इसका जो थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो उदारीकरण है। ठीक है, उदारीकरण है। ठीक है, तो उदारीकरण, रूमानीवादी का प्रभाव और औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। ठीक है, तो ये 4 प्रभाव थे, यानी कि 4 उद्देश्य थे जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को क्या करते थे, इन्होंने क्या जागरूक किया था, ठीक, 19वीं सदी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो इसमें आप लोग देख सकते हो फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया था। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी, उसने पूरे विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया था। आप लोग याद कर लोगे इसको। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों का अस्तित्व में लाई। यानी कि यह प्रक्रियाएं जो औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग थे, ठीक है, यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई। उदाहरण के लिए जैसे कि औद्योगिक श्रमिक, व्यवसायी और सेवा क्षेत्र के लोग आदि। तो यह जो लोग थे, इन्होंने क्या किया था, नए अस्तित्व को नया जन्म दिया था। औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव था ये। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि रूमानीवादी का प्रभाव, यानी कि तीसरा प्रभाव था जो था रूमानीवादी का प्रभाव। और इस प्रभाव में आपका क्या हुआ था कि 18वीं सदी में यूरोप के, यानी कि 18वीं सदी में यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकलात्मक, यानी कि जो समाज में एकलात्मक, साहित्यिक एवं बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के एक मनुष्य, ठीक है, एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। देखिएगा, इसको समझिएगा, 18वीं सदी में यूरोप में जो रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था ना, जो प्रादुर्भाव था रूमानी संस्कृति का, ठीक है, उसने क्या किया था, जो समाज में एक लायक साहित्यिक बुद्धिवादी था तथा राष्ट्रवादी भावनाओं को एक मुख्य रूप विकास करना चाहता था। वह कौन था आपका? रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव वही जो था विकास करना चाहता था, किसका? राष्ट्रीय भावनाओं का। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रूमानीवादी का प्रभाव था इसमें। ठीक है, फिर आपका लास्ट ऑप्शन आ जाता है उदारीकरण। और आपसे बोर्ड एग्जाम में सीधा उदारीकरण की परिभाषा पूछ ली जाती है, कहता है कि उदारीकरण क्या है, समझाइएगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि तत्कालीन समाज में, यानी तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवादी की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्यों की भी बढ़ावा दिया गया। यानी कि तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना, ठीक है, के साथ साथ राष्ट्र राज्यों को भी बढ़ावा दिया जाता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता है। ठीक है, तो यही क्रिया आपकी उदारीकरण कहलाती है। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको इजीली। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं अब मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लॉन्ग है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि जर्मन में एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए, यानी कि जर्मन की जो एकीकरण प्रक्रिया थी उसका संक्षेप में पता लगाइएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी राइट ऑप्शन कह रहा हूं, इसको जिसका सही आंसर, सटीक आंसर है वह होगा आपका यह कि 1848 ईस्वी के बाद के यूरोप में, यानी कि 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर, ठीक है, रूढ़िवादियों ने अक्सर क्या किया था, रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। ठीक है, किसका, राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मन में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थीं। 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, आप लोग इसको बस एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इतना इजी है ये। फिर आपको एक पैराग्राफ छोड़कर लिखना है कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक, यानी कि इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रसा की सेना और वहां के नौकरशाही की सहायता ली थी, ना कि की। ठीक है, सहायता ली थी। वो क्यों ली थी? क्योंकि जर्मन के एकीकरण के समय ये बड़ी घटनाएं घटी थी, इसलिए उसने सहायता किसकी ली थी, किसकी सहायता ली थी? तो उसने ली थी प्रसा के सेना और वहां के नौकरशाहियों की। ठीक है, तो इसके जो कुछ घटनाएं घटी थी उसको मैं आपको बताना चाहूंगा, और अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके कोई भी एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा और आप लोग इजिली 70 में 70 सामाजिक विज्ञान में गायन कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसका जो पहला घटना थी वो थी कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया। यानी कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक क्या लड़ा गया युद्ध, तथा प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, जो प्रसा की जैसे ही प्रसा की जीत हुई, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ जो वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था वह सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आपका हो जाता है कि 18वीं जनवरी, यानी कि 18 जनवरी 1871 ईस्वी में जर्मन राज्यों के शासक सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ लें और अच्छी तरीके से इसको नोट भी कर लें पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें और कुछ आपके ऑप्शन है। ठीक है, इसका जो लास्ट ऑप्शन आपको बचता है उसको आपको लिख लोगे, फिर आपके 2 लॉन्ग यानी कि 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा जो आपका लास्ट ऑप्शन है वह है कि जर्मन में मुद्रा, बैंकिंग, कानून और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दूसरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था? दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए, जो कि हम लोगों ने पता लगा चुके हैं इजीली। ठीक है, आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में 6 में 5 मार्क्स या फिर 6 में 6 मार्क्स गेन करने हैं, तो सबसे पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा, याद करना होगा, और यह भी याद करना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके बुक में लाखों बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसीलिए आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है लॉन्ग, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, और मैं आपको लाइक बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन आप कम से कम 2 से 3 पन्ने में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 पन्ने तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको 6 मार्क्स मिलने वाले, वरना कभी नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो आपके देखिएगा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको एक बताऊंगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बाद में दिखाऊंगा आपको। इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी ने जो योगदान दिया था उसका वर्णन करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन इसी को दूसरे लय में पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, वे नेता थे आपके गैरीबाल्डी, मेजनी और कावूर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। देखिएगा, क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आंसर आपका कि इटली का राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण जो था आधुनिक यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 19वीं सदी के मध्य जब इटली 7 राज्यों में विभाजित था,
देखिएगा 19वीं सदी के मध्य जब इटली 7 राज्यों में विभाजित था, जिनमें से केवल एक इतावली राज्य घराने के अधीन थी। ठीक है, जिनमें से केवल एक राज्य था जो इतावली राज्य घराने के अधीन था। बाकी सब इटली के सभी राज्य 7, ठीक है, 7 वर्गों में बटे हुए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गैरिबाल्डी, मेजनी व काबूर का इटली के एकीकरण के लिए योगदान। क्या दिया था उन्होंने योगदान? इसी में अगर आपको और भी कुछ लिखना है तो ये लिख लीजिएगा कि इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन देशभक्तों में गैरिबाल्डी, मेजनी और काबूर का महत्वपूर्ण योगदान है और उनके योगदान के बारे में पढ़ना है। बाकी जिसने कितना योगदान दिया हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। ठीक है, देखिएगा मेजनी का योगदान क्या था इटली के एकीकरण में, उसको जरा पढ़ते हैं तुम लोग। मेजनी ने इटली को एकत्रित कर गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यानी कि मेजनी ने क्या किया था, इटली को एकत्रित कर, इटली के लोगों को एकत्रित कर और उनको क्या गणराज्य बनाया। ठीक है, और उसने 1860 ईस्वी के दशक में इटली के एकीकरण हेतु एक सुचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। ठीक, क्या बनाया, यंग इटली बनाया। और 1841 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में, यानी 1841 से 1848 ईस्वी में इस संगठन की सहायता से मेजनी ने सिसिली और नेपल्स के विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु वह पूर्णतः सफलता नहीं पा पाया। ठीक है, आप लोग इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान क्या था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कि इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान। तो सबसे पहले काबूर का योगदान देखते हैं कि इटली के एकीकरण में काबूर का क्या योगदान था। तो काबूर एक उच्च शिक्षित फ्रेंच भाषी था, किंतु वह कट्टर देशभक्त भी था, जैसे हम लोग अपने भारत देश के हैं। ठीक है, उसके कार्यों के विषय में ग्रांट एवं टेम्परेल के द्वारा कुछ संदेश दिए गए कि उसके प्रथम कार्य, ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके प्रथम कार्य मशीनरियों के लिए हानिकारक हुए थे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी। जो उसके प्रथम कार्य थे ना, वे मशीनरियों के लिए हानिकारक थे। ठीक है, तो देखिएगा क्या हुआ था, उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मशीनरियों का विनाश भी था, यानी मशीनरियों के लिए हानिकारक भी था। वही लिखा हुआ है, उसके प्रथम कार्य में से एक कार्य मशीनरियों का विनाश भी था, परंतु इटली के एकीकरण ने मुख्य उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था और काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की तथा 1858 ईस्वी में नेपोलियन के साथ मिलकर कोलंबियर्स का समझौता किया। तो इस प्रकार से हमारा जो काबूर का योगदान था इटली के एकीकरण में वो हमारा पूरा हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे गैरिबाल्डी का योगदान और फिर यहाँ से इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को समाप्त कर देंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। तो गैरिबाल्डी को इटली की सेना का निर्माता कहा जाता है, यानी कि गैरिबाल्डी तो था, उसको इटली की सेना का निर्माता कहा जाता है। इटली के एकीकरण के लिए गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे और गैरिबाल्डी ने सिसिली के विद्रोह का लाभ उठाकर उस पर अधिकार कर लिया और रोम और वेनेशिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो इस प्रकार से आपका मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया। आप लोग इसमें कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हो, कुछ वही लिख कर आना। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, आप लोग बिल्कुल यही सेम लिख कर आना, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उस लैंग्वेज में लिखोगे, आपको एक भी नंबर नहीं कटने के चांस रहेंगे। और ये मैंने क्वेश्चन आपको 2 से 3 पन्नों का तो बता ही दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 से 3 पन्नों का तो मैंने बता दिया है और आप पर डिपेंड करता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किस प्रकार से करते हो, वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। वीडियो देखोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, आपको। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार धमाकेदार क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना।